जिस तरह से आएगा कंप्लीट उसी तरह से फिर इंशाल्लाह जाना आपको बता देंगे हम और कोई चांस है ऑनलाइन होने के? भी। यार मे भी शायद हो भी जाए, मे भी हो भी जाए। जो है वो आप लोगों को शो हो रही है? यस सर, हो गई है चांस। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर ये करंटली टाइम तो 1:40 रख दिए करें, नमाज का टाइम बीच में आ जाए। चलो नेक्स्ट टाइम से 1:40 कर देंगे। ठीक हो गया। जी स्टार्ट करें। जी सर, करें स्टार्ट। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हमारे पास हम पढ़ रहे थे मैथ ट्रांसफर ऑपरेशन। और एक सेकंड यार जरा घंटी लगा दूं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नो सर, आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है। नो सर, अभी भी नहीं आई। आई थिंक आपने दो डिवाइसों से कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरी डिवाइस पे अपनी माइक ऑन करें सर। हाँ जी, अब आवाज आ रही। जी सर। सर अब आ रही है आवाज, जो पहले पढ़ाया था दोबारा पढ़ा दे। और अब आ रही है? जी सर। ओके ओके। यार ये दो। ओके ठीक, समझ गया। इसको ऑडियो ऑफ। जी, अब आ रही है सर आवाज। ठीक हो गया जी। जो है अच्छा, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। जी, हम बात कर रहे थे कि, और स्क्रीन भी ओपन सबके लिए शेयर है? जी यस सर। सर। ठीक है। जी सर। मैं बात कर रहा हूँ कि जी हमारे पास जो डिस्टिलेशन है, कि सबसे पहले कहते हैं, हमने बात की थी कि मैस ट्रांसफर ऑपरेशन जो है वो एक टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें हम डिफरेंट फेजेस में से जो है ना कंपोनेंट्स को जो है ना वो कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और उन सेपरेशन वो किस बेस पे होती है? हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बेस पे होती है, या हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर के डिफरेंसेस की बेस पे होती है। तो डिस्टिलेशन उनमें से जो है ना पार्शियल प्रेशर के डिफरेंसेस की बेस पे सेपरेशन टेक्निक है। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं जी, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स में से सेपरेट किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी जो है ना दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और दोनों एक दूसरे में पार्शियली मिसिबल या इमिसिबल हैं। तो आप जो है उन दोनों कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, उसको सेपरेट कर लेंगे, और पीछे आपके पास रह जाएगा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, और उसको आप जो है ना दूसरे तरीके से सेपरेट कर लोगे। बच्चे अपलोड कर दूंगा अभी, जो है ना पहले लेक्चर तो ले लो, फिर अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, परेशान ना हो। ओके। डिस्टिलेशन हमारे पास, अगर सबसे पहले अगर आप जहां भी इंटरव्यू में कहीं जाओगे, तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आपके पास है जहाँ पे डिस्टिलेशन यूनिट्स लगे हुए हैं,
यूनिट ऑपरेशन लगा हुआ है डिस्टिलेशन का, उसमें सबसे पहले डेफिनेशन पूछते हैं कि आपको पता है जी जो है ना डिस्टिलेशन होती क्या है। तो आप कह सकते हो जी आपको पता है कि जब हम कोई मिक्सचर हो जिसमें दो तरह के कंपोनेंट्स हों, एक वोलेटाइल मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स और एक लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स, तो हम उसको जो है ना पार्शियल वेपराइजेशन या पार्शियल प्रेशर के डिफरेंसेस की बेस के ऊपर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। पार्शियल वेपराइजेशन या पार्शियल प्रेशर जो मैं कह रहा हूँ वो इनडायरेक्टली जो है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेट करता है कि बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस की बेस पे आपने अब तक जो है ना पढ़ी होगी कि ऑन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ना हम सेपरेशन करते हैं इन डिस्टिलेशन ऑफ अ कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। और देन उसके बाद जब आप मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर या जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो देन उसके बाद हम उसकी करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसर्स में हम उसको कंडेंस करते हैं और रीस्टोर कर ले और स्टोर कर लेते हैं, और जो है ना आप उसको आगे अपने फर्दर यूनिट में ले जाते हैं जहाँ पे आपने उसकी पैकिंग वगैरह करनी होती है। तो हमारे पास डिस्टिलेशन जो है ना ये मोस्ट वाइडली यूज सेपरेशन मेथड है जो कि लिक्विड मिक्सचर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर आपके पास लिक्विड मिक्सचर्स हैं, जैसे हमारे पास एथेनॉल वाटर है, वो दोनों जो है ना लिक्विड फेजेस हैं, लिक्विड लिक्विड फेज है, तो इनमें से हमने एथेनॉल को और वाटर को सेपरेट करना है तो हम डिस्टिलेशन लगाएंगे। एक और एग्जांपल है एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन जो है, ये दोनों आपके पास एक ही मिक्सचर में दोनों लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड फेज में है, तो हम एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन को जो है ना सेपरेट करेंगे। जो है ना क्यों करते हैं, जो है ना एनिलीन बनती है नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन से जो है ना हम एनिलीन बना लेते हैं। तो एनिलीन की सेपरेशन हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को रिकवर करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपको रिएक्शन करने का क्या फायदा हुआ। तो ये कॉमन एग्जांपल है। और उसके बाद सबसे कॉमन एग्जांपल जो है, हम केमिकल इंजीनियर्स खास तौर पे जहाँ पे हम हमारा इनकाउंटर होता है इसके साथ डिस्टिलेशन के साथ, वो क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। जहाँ पे जिस तरह आपने देखा हुआ है साथ ही डिस्टिलेशन कॉलम लगा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना फीड एंटर होती है डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, और यहाँ पे प्री हीटर लगाया जाता है, हीट किया जाता है, अभी आगे मैं बताता हूँ। तो हीट करने के बाद मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो हैं वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं, और जो लोअर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिक्विड अगर मैं कहूँ उसे, तो वो लिक्विड जो है नीचे की तरफ जो है ना पास करता है, वहां से ये रीबॉयलर में से फिर हीट लेके फिर ऊपर को जाता है। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है कि आपके पास जो लिक्विड फॉर्म में कंपोनेंट है वो कॉन्टिन्यूसली वेपराइज होता जा रहा है, ठीक है, और वो अपवर्ड मूव करता जा रहा है। वहां से इसको हम प्रोडक्ट को आपकी प्रोडक्ट को जो है ना वो सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद मैं ज्यादा थोड़ा तेज स्पीड में बोल रहा हूँ, तो अगर ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप बता दो कि फिर मैं थोड़ा सा ना स्पीड जो है ना वो स्लो कर लेता हूँ। अगर समझ सर आ ये रही है तो ओके, अगर जो है ना आपको नहीं आ रही तो मुझे बता दें। सर सर ये जी बताइए। रिफ्लक्स का बता दें। हाँ, ये अभी ये हमारे पास इसको जो है ना छोड़ दो, ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कि रिफ्लक्स क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और उसकी सिलेक्शन हम किस तरह से करेंगे, कितना परसेंट आपने रिफ्लक्स करना है। अभी पहले जरूरी है डिस्टिलेशन को समझना। ठीक हो गया। तो जी, डिस्टिलेशन हमारे पास जो है ना इसका मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हो रही है। तो डिस्टिलेशन में है कि आपके पास कोई भी मिक्सचर है जो दो लिक्विड्स का, और जिसमें एक वोलेटाइल कंपोनेंट्स मौजूद है और एक लेस वोलेटाइल कंपोनेंट मौजूद है, उसमें उसको हम करते हैं सबसे पहले हीट। ठीक है, हीट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आप कोई हीटिंग कॉइल इस्तेमाल कर सकते हो, रीबॉयलर्स इस्तेमाल कर सकते हो, फर्नेस इस्तेमाल कर सकते हो। जब हम उस लिक्विड को, उस मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो उसके अंदर जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर होता है। जब लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट्स वो सबसे पहले जो है ना वेपराइज होंगे, और वो सबसे पहले जो है ना वेपराइज होने के बाद अपवर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। जब वो ऊपर से मूव करते हैं तो हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो डिस्टिलेशन है वो रिलेटिव वोलेटिलिटी
ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो क्यों, इसको रिलेटिव वोलेटिलिटी है क्या, इसको हम जो है ना इसी लेक्चर में थोड़ा एंड में जाके जो है ना एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि रिलेटिव वोलेटिलिटी ये है कि आपके पास ए और बी मिक्सचर्स हैं, ठीक है, ए और बी मिक्सचर है। ए जो है आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है और बी आपका लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। आपने इसको डिस्टिलेशन चेंबर में ले गए, क्या कॉलम के अंदर ले गए और वहां पे आपने इसको हीट किया, तो क्या होगा जी, रिलेटिव वोलेटिलिटी ये होगी कि ए जो है कंपोनेंट वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके कितने मोल फ्रैक्शन जो है वेपर फेज में पहुंच गई है और कितना हिस्सा जो है उसी कंपोनेंट का अभी लिक्विड में मौजूद है। तो ये रेशियो है एक कंपोनेंट की दूसरे एक फेज से दूसरे फेज के साथ। मैं कह रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द दोबारा मोल फ्रैक्शन ऑफ more volatile component in vapor phase to the mole fraction of more volatile component in liquid phase divided by इसका ऑपोजिट नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा फिर वो मोल फ्रैक्शन ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज डिवाइडेड बाय लेस मोल फ्रैक्शन ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। वो आगे इसकी डेफिनेशन में एग्जैक्ट बता दूंगा। तो मकसद ये है इसका बताने का कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ उसकी वोलेटिलिटी डिफरेंस क्या है, उसका रिलेटिव डिफरेंस क्या है और वो किस बेस पे होता है, वो उसके पार्शियल प्रेशर के, या हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। सैचुरेटेड प्रेशर कौन सा होगा, वो प्रेशर जिसके ऊपर पहला वेपर जनरेट हो जाएगा, जिस पार्शियल प्रेशर के ऊपर आपका जो है ना लिक्विड किस में कन्वर्ट स्टार्ट हो रहा है, वेपर्स में बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये रिलेटिव वोलेटिलिटी है। अगर डिस्टिलेशन को हम कहेंगे इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ, आपने अब तक पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स। मैंने दूसरी एक बात की कि सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। तीसरी बात मैं कह रहा हूं उसी से रिलेट कर रहा हूं कि ये रिलेटिव वोलेटिलिटी की बेस के दरमियान में जो डिफरेंस होगा कंपोनेंट्स के रिलेटिव वोलेटिलिटी एक दूसरे के साथ किस तरह, एक की ज्यादा है कि कम है, तो उस बेस पे भी हम डिस्टिलेशन जो है ना वो कैरिड आउट होती है। तो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है ना ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में हम एथेनॉल और वाटर सेपरेशन करते हैं, या एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन के मिक्सचर में से हम एनिलीन को सेपरेट करते हैं। फूड इंडस्ट्री में हमारे पास जो है ना डिस्टिलेशन इस्तेमाल की जाती है। फूड ऐसे कुछ एलिमेंट्स कंपोनेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करते हैं फूड आइटम्स फूड स्टफ में से, या फिर आपके पास कहेंगे परफ्यूम की प्रोडक्शन में जो है ना परफ्यूम जो है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं जो इसके जिससे ये मिलके बनती हैं जिन रॉ मटेरियल से। तो इनको भी हम जो है ना मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स को जो है ना सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी ये जो है ना एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है। और केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़े हमारे पास जो मार्केट है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी है, जो क्या करती है टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं कि डिस्टिलेशन की जो है ना टाइप्स के हैं। सिंपल डिस्टिलेशन क्या है, इसको हम यूं समझ लो कि बैच डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन होती है, वैक्यूम डिस्टिलेशन होती है, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन क्या है, कि जब आप द लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड, सबसे पहले आपने क्या किया, मिक्सचर लिया, आपके पास ए और बी का मिक्सचर है, आपने उसको हीट किया तो उसके वेपर्स राइजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे थ्रू अ ट्यूब एंड वी कैन कलेक्ट इट इनटू द जो है ना उसको कंडेंसर में हम इसको जो है ना कलेक्ट कर लेंगे। और देन सॉरी एक
आगे फर्दर स्ट्रीम में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसको जो है ना वो हमारे पास कंडेंसेशन में चली जाएगी और कंडेंसेशन के बाद जो है ना आप अपने प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपके पास जो है ना इतनी एफिशिएंसी नहीं है, आप मतलब जो है ना आपकी प्रोडक्ट है उसमें वो कंसंट्रेशन जो है ना अभी कंप्लीट नहीं हुई 100%, 90% तक जो है ना आपके पास कंपोजिशन आ रही है आपकी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए क्या करते हैं, रीफ्लक्स रेशो जो है वो इस्तेमाल की जाती है। वो क्या होता है कि वहां पे जो कंडेंसेट होता है तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम वापस जो है ना चेंबर के अंदर भेज देते हैं, वो वहां से दोबारा हीट अप होते हैं, फिर दोबारा जो क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो ना अपस्ट्रीम में जो आपका कलेक्शन पॉइंट है वहां पे एक कंपोनेंट को सेपरेट करना चाह रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं कि आपने टेम्परेचर दिया 750 डिग्री सेल्सियस का, तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि आपके पास जो बी कंपोनेंट है उसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट होके या वेपराइज होके आपकी ए कंपोनेंट के साथ मिक्स होके जो है ना ऊपर आ गए हैं। तो फिर क्या करते हैं, वहां पे से हम जो है उसको दोबारा से रिफ्लक्स करते हैं कि ये बी वाला जो है ना ये वापस चला जाए हमारे पास, फिर ये सर्कल चलता रहता है जब तक कि ए प्रोडक्ट जो है, ए कंपोनेंट जो है ना वो अकेला सेपरेट नहीं हो जाता एक लाइन से। ठीक है, फिर आगे फर्दर अभी आगे उसको चेंबर जब पढ़ते हैं तो उस चेंबर में बताता हूँ आगे। फिर देन रिकंडेंस लिक्विड विल हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स देन द ओरिजिनल मिक्स। तो हमारे पास जो रिकंडेंसेट होता है इसके अंदर कंसंट्रेशन जो है ना मोर वोलेटाइल की ज्यादा हो जाती है देन ओरिजिनल। फॉर एग्जांपल आपने जो ओरिजिनल मिक्सचर था ए कंपोनेंट था और 40% जो है ना आपका बी कंपोनेंट था। ठीक है, और आपने उसको डिस्टिलेशन चेंबर में भेजा, डिस्टिलेशन चेंबर में डिस्टिलेशन चेंबर में जो है आपने उसको भेजा है तो वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो एवेपोरेट होंगे और वो हमारे पास रिकंडेंसेट में जो है ना कलेक्ट हो जाएंगे और वहां से हम अब वहां पे क्या होगा कि वहां पे ए कंपोनेंट पहले 60% था फीड में, लेकिन अब हम वहां उसको 99% तक ले गए हैं। ठीक हो गया, तो ये इस बात का मकसद है और ये एक सिंपल डिस्टिलेशन है। तो यू कह सकते हो बैच डिस्टिलेशन का भी ये एक जो है ना एग्जांपल है। कहता है इफ द टू लिक्विड्स इन द ओरिजिनल मिक्सचर हैव वाइडली, अच्छा ये कब इस्तेमाल की जाती है, वो कहता है ये तब इस्तेमाल की जाती है ये सिंपल डिस्टिलेशन या बैच डिस्टिलेशन के जब हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो है ना बॉइलिंग डिफरेंस बहुत बड़ा हो, 25 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब जो है ना तकरीबन या 30 डिग्री, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। जब बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास मेथनॉल और एथेनॉल है, आपने दोनों को सेपरेट करना है तो उनका बॉइलिंग रेंज जो है वो सिस्टम की बहुत कम है, तो आपके पास ये सिंपल डिस्टिलेशन वहां पे जो है ना अच्छी नहीं साबित होगी। क्यों, क्योंकि उसमें आपको जो है ना बहुत ज्यादा रिफ्लक्स रेशो करना पड़ेगा, उससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज करती जाएगी। तो इसलिए सिंपल डिस्टिलेशन हम तब करते हैं जब हमें सिंपल दो कंपोनेंट में से जो है ना एक कंपोनेंट जो मोर वोलेटाइल है उसको सेपरेट करना है और ऑन द बेसिस ऑफ वाइड बॉइलिंग पॉइंट रेंज। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल डिस्टिलेशन है और जो दूसरी है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जो कि हम आपके पास क्रूड ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको फ्रैक्शनल कॉलम जिस तरह फ्रैक्शन उसमें हमें रिकवर होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कहता है इट इज ऑफन यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स दैट हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स, तकरीबन करीब करीब के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। इट इन्वॉल्व सेवरल वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन स्टेप्स। यहाँ पे वो बात जो रिफ्लक्स की बच्चा कह रहा था ना सर रिफ्लक्स क्या होता है, वो इसमें क्या करते हैं, वही बात के
मैथनॉल और एथेनॉल आपके पास इनके दरमियान बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो है ना वो आपकी वेपर स्ट्रीम में जा रहे हैं, और एक वेपर स्ट्रीम में आप जो है ना इनको दोनों को कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप सेपरेट तो क्या हुआ, सेपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई, 100% आप उसको सेपरेट नहीं कर पाए। इसीलिए जब वेपराइजेशन होगी फिर हम उसको कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन करने के बाद जो है वो उसको हम साथ रिफ्लक्स में भी भेज देंगे। ये काम जो है ना कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, और वेपराइजेशन होती जाएगी, कंडेंसेशन, जो मॉलिक्यूल जो है। अच्छा, इसमें कंडेंसेशन पहले कौन कंडेंस होगा? फॉर आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि बताओ जी, मैथनॉल और एथेनॉल जो है वो आपके पास वेपर स्ट्रीम में चली गई है, ठीक है, वेपराइजेशन हो गई है, लेकिन कंडेंसेशन में पहले कौन कंडेंस होगा? एथेनॉल सर। हायर बॉइलिंग एथेनॉल पॉइंट होगी वाला, जी। क्यों होगी? सर जिसका ये मोर बॉइलिंग पॉइंट हाई वोलेटाइल, हो। लेस वोलेटाइल है ना सर। हाँ, वो लेस वोलेटाइल है, तो वो जल्दी उसका टेम्परेचर जो है वो कंडेंस हो जाएगा एज। और जो फॉर एग्जांपल वो 78 डिग्री सेल्सियस का है, और जो मैथनॉल है वो 64 डिग्री सेल्सियस का है। तो आपके पास जो स्ट्रीम में वेपर्स गए हैं उनका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 80, ठीक है। तो 78 पे जो है वो पहले कंडेंस हो जाएगी, वो आपके पास स्टोर हो जाएगी। अब उनकी भी वो कंडेंसेट के बाद वो स्टोर कैसे हो रही है, उनकी डेंसिटी डिफरेंस है, ठीक है। वो पहले कंडेंस हुई है लिक्विड फॉर्म में, वो चली गई वापस आपके सॉरी आगे फर्दर स्टोरेज टैंक में, और बाकी की स्ट्रीम को हम वापस भेज देंगे चेंबर के अंदर। इसको हम कहते हैं रिफ्लक्स कर रहे हैं, ताकि बार बार हम भेजते जाएं और वो वेपर होते जाएं, वो कंडेंस होते जाएं। कि फॉर एग्जांपल आपने 100 ml जो है ना सोल्यूशन ऐड किया था, उसमें से जो है ना कंसंट्रेशन जो थी उसकी एथेनॉल 60% थी, और जो मैथनॉल थी वो आपके पास 20% थी, सॉरी 40% थी। तो 60% तो ऑलरेडी उसमें हमें पता है कि ये 60%। अब हमने उस 60% को बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में लेके आना है, तो वो ऊपर जाना स्टार्ट होंगे, वहां से कंडेंस होते जाएंगे। अब उसमें से 20% जो है ना कंडेंस होके आ गए हैं, लेकिन बाकी के क्या होंगे? बाकी के हमारे पास दोबारा रिफ्लक्स में चले जाएंगे, और कुछ कंपोनेंट, कुछ उसकी मोल फ्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी यहाँ में मौजूद होगी। सारी के सारी 60% जो है वो वेपराइज तो नहीं होगी ना अभी एकदम से ही। अभी कुछ अमाउंट जो है उसकी मोस्ट अमाउंट जो है वो चेंबर के अंदर मौजूद होती है, कुछ अमाउंट जो है वेपर्स बन के जो है ना वेपर स्ट्रीम में जाती है, और उसको वहां से हम स्टोर कर कंडेंस करते हैं और स्टोर कर लेते हैं। तो ये मल्टीपल जो है ना स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको जो है ना, और इस तरह से हम डिफरेंट फ्रैक्शन को जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज रेक्टिफिकेशन। कहता है कि व्हेन heated, the liquid mixture is converted into vapor that rises into the fraction column, ऊपर गए, देन वेपर्स नाउ कूल एंड कंडेंस ऑन द वॉल ऑफ द कंडेंसर्स, वहां पे वेपर्स जो है कंडेंस हो जाएंगे। जो हॉट वेपर्स हैं इमेंडिंग फ्रॉम द डिस्टिलिंग फ्लास्क, जो हॉट वेपर्स हैं वो आपके अब यहाँ पे एक एग्जांपल उसने जो है ना सिंपल दी हुई है, पूरा चेंबर की नहीं दी हुई। उसने कहा कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, कि यहाँ से आपके पास जो है ना ये आपकी हीटिंग फ्लास्क है, या इसको हम जो है ना वो डिस्टिलिंग फ्लास्क भी कह रहा है वो। यहाँ से आप इसको हीट करेंगे, वेपर्स जाएंगे यहाँ पे कंडेंस, सॉरी ये वाली, ये आपके पास जो है ना वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या डिस्टिलिंग फ्लास्क है। यहाँ से हीट कर रहे हैं, वेपर्स जा रहे हैं ऊपर को, यहाँ से ये मूव करते जाएंगे, ये कंडेंसर लगा हुआ है तो यहाँ से ये कंडेंस होके यहाँ चले जाएंगे। अच्छा, ये तो था कि अगर आपने सिंपल एक कंपोनेंट को जो है ना सेपरेट करना है, और इसमें हम जो है ना एग्जांपल उसकी नहीं दे सकते कि फ्रैक्शन कॉलम की है जिसमें इसमें कोई रिफ्लेक्स नहीं है, जितने वेपर्स बने हैं बस सेपरेट हो गए हैं और ये आ गए हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो है वो बहुत कम है, तो आप जो है ना वो डिस्टिलेशन कॉलम लगाएंगे जिसमें मल्टीपल प्लेट्स लगी होती हैं। उन प्लेट्स के अकॉर्डिंग जो है ना जो है कंपोजिशन जो है वो फ्रैक्शन जो है वो सेपरेट होती जाती है। तीसरा हमारे पास जो है, अच्छा
अच्छा, कहता द हॉट वेपर्स, ओके, जो है डिस्टिलिंग फ्लास्क निकल रहे हैं, नाउ हीटेड द कंडेंस्ड वेपर क्रिएटिंग न्यू वेपर्स। हाँ, ये देखो एक इंटरेस्टिंग बात, कहता है कि जो हॉट वेपर्स हैं जो डिस्टिलिंग फ्लास्क से निकल के जा रहे हैं, वो आपके पास जो कंडेंस्ड वेपर हैं उनको दोबारा जाके हिट करेंगे, उनके साथ टकराएंगे, उनको दोबारा वेपराइज कर देंगे अपनी हीट ट्रांसफर करके। ठीक है, तो इस तरह से मैनी सच वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन साइकिल्स टेक प्लेस एंड द प्योरिटी ऑफ द डिस्टिलेट्स इंप्रूव विद एवरी साइकिल। जैसे जैसे आप उसको रिफ्लक्स करते जाओगे वैसे वैसे जो है ना आपका जो है ना प्योरिटी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज करती जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है कि अगर आपके कंपोनेंट्स जो है वो हीट सेंसिटिव है, ठीक है, अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो वो जल जाए, बंद कर जे, तो आग लगने का खतरा है। इसलिए फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन को जो है ना नहीं यूज करते, फिर हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर में वो हीट सेंसिटिव है। इट इज डन बाय पासिंग स्टीम थ्रू द मिक्सचर। हम स्टीम जो है ना वो पास करेंगे, ठीक है, टू वेपराइज सम ऑफ इट। स्टीम जो है वो डायरेक्ट हम जो है कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आएंगे, वो इनडायरेक्ट को जो है ना स्टीम जो है ना ट्रांसफर करेगी हीट को आपके कंपोनेंट को, और जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके वेपर्स बनेंगे और वो वेपर स्टीम में चलेगा। द प्रोसेस एस्टैब्लिश a high heat transfer rate without the need for high temperatures। ठीक है, हमें यहाँ पे हाई टेम्परेचर देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हीट ट्रांसफर जो स्टीम है वो हाई जो है उसकी जो एफिशिएंसी है या उसकी हीट ट्रांसफर रेट जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्या मतलब कि आपके पास जो है ना डिफरेंस हीट ग्रेडियंट जो है या टेम्परेचर ग्रेडियंट वो ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी और वो आपके पास उतनी ही डिस्टिलेशन को जो है ना स्पीड अप करेगी, उसके रेट को इंक्रीज करेगी। कहता है द रिजल्टिंग वेपर्स इज कंडेंस टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड डिस्टिलेट, और बाद में उसको कंडेंस करके वेपर्स को हम स्टोर कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टीम इज यूज्ड टू ऑब्टेन एसेंशियल ऑयल्स वगैरह को या हर्बल डिस्टिलेट्स वगैरह जो है इनको हम सेपरेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिक जो है कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और इनको जो है ना ये हीट सेंसिटिव होते हैं, ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए हम जो है ना इसको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वैक्यूम डिस्टिलेशन है। वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम तब करते हैं कि हम जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैव अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, आपके पास ए और बी जो है वो दोनों ही कंपोनेंट जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट्स तक पहुंचे, देन वो वेपराइज हो, देन वो वेपर्स में जाएं, फिर वो उसको हम दोबारा से कंडेंसेट करें। तो इससे बेहतर है कि हम क्या करें, हम अपने जो चेम्बर है, जो आपका कॉलम होगा, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दें। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब ये है कि हमने चेम्बर के अंदर या कॉलम के अंदर हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, जब प्रेशर रिड्यूस कर देंगे हम तो हमारी जो है ना जल्दी वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। क्या मतलब, प्रेशर देखो आपने पढ़ा होगा, जब हम की गैस है उसको प्रेशराइज्ड करते हैं, प्रेशर करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो किस में वो कंडेंस हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एक प्रेशर एक कांस्टेंट प्रेशर था, अगर हम उसमें उसके प्रेशर को रिड्यूस कर दें तो उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो लूज हो जाएंगी, इसलिए वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर जो है वो वेपोराइज हो जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू बॉयल दीज कंपाउंड्स हीटिंग टू अ हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करने के लिए इज इन एफिशिएंट मेथड, कि हम इसको हाई टेम्परेचर पे जो है ना हीट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग इज लोअर इंस्टेड, उसको जो है ना प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे ताकि वो जो है ना लोअर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास बॉयल हो जाए। आपका कंपोनेंट जो है जैसे ही आपने प्रेशर रिड्यूस किया तो वो फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है वो 350 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप प्रेशर को रिड्यूस कर दो, ठीक है, वो 0.5
एटीएम पे ले आओ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो लोअर हो जाएगा और आपके पास आपको कम हीट देनी पड़ेगी और आपके पास जो रिक्वायर्ड सेपरेशन है वो जो है ना ऑब्टेन हो जाएगी, वो आप कर लोगे। फिर कहता है वंस द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब जी बिल्कुल सही है। वेपर्स कब बनते हैं जी? जब हमारे पास आपके कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, देन हम कहते हैं कि बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब बॉइलिंग होगी तो जो आपका लिक्विड कंपोनेंट है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। वो वही एग्जांपल दे रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जब हमारे पास सिस्टम में जो है सिस्टम के इंटरनल जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। वो इंटरनल प्रेशर क्या होता है? वो बेसिकली वेपर्स का प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट का, ठीक है। अब जैसे हम पानी की बॉयल करते हैं, पानी को बॉयल करने के लिए हम क्या करते हैं जी, अब 1 ATM के ऊपर वो कितने 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो बॉयल होता है। लेकिन अब सी लेवल के ऊपर अगर हम हिली एरियाज में चले जाएं तो वहां पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, गैसेस का प्रेशर कम हो जाता है। तो हमारे पास जो वाटर है वो 93 94 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका जल्दी अचीव हो गया, लोअर वैल्यू पे अचीव हो जाएगा। 100 डिग्री की बजाय वो किस जो है ना वेपराइज हो जाएगा 94 डिग्री या 93 के करीब जो है वो वेपराइज हो जाएगा। और फिर वहाँ इसी तरह अगर हम कोई और एथेनॉल और वाटर की एग्जांपल लेते हैं कि एथेनॉल मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। अगर हम सिस्टम में प्रेशर वैक्यूम क्रिएट कर दें, वैक्यूम का मतलब है कि हम प्रेशर रिड्यूस कर दें या जीरो कर दें, ठीक है, बहुत लोअर वैल्यू पे चले जाएं, एटीएम भी है तो अगर 0.0000 एटीएम पे चले जाएं तो बहुत ज्यादा जो है ना आपका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया। इसीलिए जो है ना बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा और आपकी सेपरेशन जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगी, टाइम बच जाएगा। The vacuum distillation is also used to obtain high purity samples of compounds के लिए हम इस्तेमाल करते हैं that decomposes at high temperatures। जो बड़े हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जाके जो है ना वो उनके दरमियान जो ऑर्गेन कोवलेंट या केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटने का खतरा होता है। इसीलिए हम जो है ना वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर उनके जो है ना हम उसकी सेपरेशन कर सकें। एग्जाम्पल मैंने आपको पानी वाटर वाली दे दी है कि जितने सी लेवल पे 1 ATM टेम्परेचर है तो सॉरी प्रेशर है तो आप 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम हिली एरियाज में जाएं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 93-4 डिग्री सेल्सियस के करीब अचीव हो जाता है और वो वेपराइज होता है। फिर एक है हमारे पास एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रोपिक होती है कि आपके मिक्सचर है, उस मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। क्यों अटैच्ड है? कि उनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मिक्सचर्स के जो है ना बॉइलिंग पॉइंट्स सॉरी हाँ ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर उसका फर्क आएगा कि या तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा मिक्सचर के आपस में मॉलिक्यूल्स की दरमियान इंटरेक्शन है तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर ज्यादा होगी तो हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ऐसा कंपोनेंट, ऐसा मिक्सचर जो है ना वो हमारे पास जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूल बी के साथ अट्रैक्ट हुआ होता है, उसको उस मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रॉप। ठीक है, समझ आ गई? दोबारा देख समझ लो। एजियोट्रॉप जो है ना वो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। टेस्ट अगर आप जो है ना एंट्री टेस्ट देते हो या आप जो है ना जॉब्स के लिए टेस्ट देते हो वहां पे ये एजियोट्रॉप वाले क्वेश्चन का जो है ना एक आधा एमसीक्यूज आया होता है कि क्या होता है कि जी दो जो है ना मिक्सचर है मॉलिक्यूल्स सॉरी कंपोनेंट्स का, तो वो ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट के साथ उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो वो ऐसे जिसकी उन उस अट्रैक्शंस की वजह से उसके बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ना वो या हाई हो सकते हैं या लोअर हो सकते हैं। ऐसे मिक्सचर को जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हों बिटवीन ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं कि ये आइसोट्रोप मिक्सचर है। तो ये आइसोट्रोप मिक्सचर्स में जो है ना सेपरेशन कैसे होती है, फिर कहता है व्हेन द लिक्विड्स इन आइसोट्रोप इवेपोरेट्स, जब हम इनके जब हम हीट करते हैं तो आइसोट्रोप्स आखिर कोई ना कोई हीट तो होगी ना कोई बॉइलिंग जो है हीट के ऊपर, किसी ना किसी हीट के ऊपर उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो टूटेंगी तो सही, ठीक है। तो वो कहता है कि जब ये वेपोरेट होती हैं तो जो वेपर्स हैज सेम कंपोजिशन एज द मिक्सचर, जो वेपर्स में आपके पास वो कंपोनेंट जा रहा है उसकी कंपोजिशन भी क्या होती है, सेम होती है जो आपकी फीड के अंदर थी। अगर 60% ए था तो आपके पास 60% जो है वो वेपर की स्टीम में चला जाएगा, ठीक है। तो सो एज योर ड्रॉप्स कैन नॉट बी डिस्टिल्ड, फिर हम क्या कहें, वो कहता है कि हम इस टेक्निक के थ्रू जो है ऐसे सिंपल, जब हम एजियोट्रॉप को करेंगे तो ऐसे ये जो है ना सेपरेशन पॉसिबल नहीं है कि आपने सिंपल एजियोट्रॉप मिक्सर को हीट किया, वेपर्स बने, तो वो वेपर्स जो है उसकी कंपोजिशन, वेपर्स की कंपोजिशन वेपर स्टीम में सेम है जो कि आपके पास उसकी ओरिजिनल मिक्सचर में थी। तो ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको सेपरेट करने के लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट डिस्टिलेशन है। एजियोट्रोप को हम जो है या तो इन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं या रिएक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू, या फिर हम कोई आयनिक लिक्विड्स इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू जो है ना हम इस ऐसे कंपोनेंट्स को जिनमें आपस में एक दूसरे में बॉन्डिंग है उनको तोड़ के और उसको सेपरेट कर सकते हैं। कहता है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में कहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा जो है ना सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाता है दैट विल मिक्स फ्रीली विद वन कंपोनेंट, और जो सिर्फ एक कंपोनेंट के साथ मिक्स हो, यानी कि ए और बी के साथ मैं एक कंपोनेंट सॉल्वेंट ऐड करूं जो सिर्फ ए कंपोनेंट को, अगर मोर वोलाटाइल कंपोनेंट ए है, अगर मैं बात करूंगा ना कि मोर वोलाटाइल कंपोनेंट ए और बी में मिक्सचर में क्या है, तो आप समझ लेना कि मैं हमेशा किसकी बात करूंगा, ए कंपोनेंट की बात करूंगा। ए कंपोनेंट जो है वो आपका ज्यादा वोलाटाइल है और बी जो है वो लेस वोलाटाइल है। तो सॉल्वेंट ऐड किया, जो वो सॉल्वेंट जो है ना एक मोर वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए जो है ना सॉल्युबिलिटी ज्यादा रखता है, तो वो उसको सॉल्युबल कर लेगा और बी जो है वो अकेला रह जाएगा। तो क्या हुआ, हमने उसके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन थी जो ए और बी में, उनको रिड्यूस कर दिया। तो न्यू मिक्सचर बन गया जिसमें ए और सॉल्वेंट के दरमियान सॉल्युबिलिटी है और बी जो है हमने सेपरेट कर दिया है मिक्सचर में से। देन हम जो है इसमें क्या करेंगे, फिर हीट करेंगे, तो ए और बी जो है वो में से ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए वो पहले जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा, इजीली सेपरेशन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो यहाँ पे दोबारा पूछ ले, मैं जो है ना क्वेश्चन के लिए जो है ना आपको टाइम दे रहा हूँ कि अगर ये बात समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लो, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन क्या होती है और एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है। सर जी ये पहले वाला कुछ बताइएगा। सर ये एक्सट्रैक्टिव और रिएक्टिव दोबारा बता दें। अभी रिएक्टिव तो बताया ही नहीं। सर यही टाइप बता दें। हाँ, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, मैंने बताया कि जब दो कंपोनेंट्स मिक्सचर में मौजूद हों और उन दोनों कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में ए और बी जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे सेपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, वो या उसमें पॉसिबल तो हो तो सकती है, वो किस तरह से वो हमने आगे बता दिया। उसमें फिर क्या होगा कि उसमें आपको उतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी करोगे वो आपके सिस्टम की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए फिर हम जो है ना कोई और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि ए और बी जो आपस में अटैच्ड हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रखते हैं एक दूसरे के लिए, इनको जो है ना एक दूसरे से सेपरेट किया जाए, ठीक है। जैसे आप दो दोस्त हो, ठीक है, दो दोस्त बैठे हुए हो, बड़ी पक्की आ रही है, ठीक है, ये आप जो है ना क्लास में फिर शरारतें भी करते हो, तंग भी करते हो, ठीक है, और ये टीचर को जो है ना डिस्टर्ब होता है, टीचर आपकी हरकतों की वजह से, तो आपके बॉन्डिंग को तोड़ना जरूरी है। बीच में मैं तीसरा बंदा बिठा दूं ला के, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप ए को
जो है ना सॉल्वेंट एस ने आके बातों में लगा लिया, अब बी जो है वो बेचारा अकेला हो गया। अब सेपरेशन, अब आपकी बॉन्डिंग को तोड़ना, अब आप लोगों को सेपरेट करना आसान हो गया तीसरे बंदे की वजह से। ठीक है, यहाँ पे भी यही काम है इन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, कि हम जो है ना एक सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं ए और बी मिक्सचर के अंदर, ताकि ए और बी का जो बॉन्डिंग है वो टूट जाए, और जो है ए कंपोनेंट वो सॉल्वेंट के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाए। देन हम जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब जो है ए कंपोनेंट वोलेटाइल है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट भी, और एज कंपेयर टू बी भी, तो वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा। ए को सेपरेट कर लिया, ठीक है, फिर बी, बी भी आखिर कहीं ना कहीं तो जाके सेपरेट होगा ना, तो वो निचली ट्रे के ऊपर जाके सेपरेट हो, जहां उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा, वो ऊपर मूव करेगा तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन की। रिएक्टिव में क्या है कि हम कोई केमिकल दैट विल रिएक्ट विद वन एजेंट बट नॉट द, यहाँ पे हम कोई केमिकल ऐड करते हैं जो कि ए के साथ नई बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, तो नहीं वो उसी तरह ही हुआ जिस तरह वहां पे सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई केमिकल ऐड कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा एजेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बना लेगा तो, और वो बी के साथ उसको सेपरेट हो जाएगा, देन हमारे पास एक नया मिक्सचर बन जाएगा। फिर हम ए और बी को जो है ना इजीली सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। और फिर तीसरा है कि फाइनली एडिंग आयनिक सॉल्ट्स या आयनिक लिक्विड्स, या आयनिक लिक्विड्स जो हैं या आयनिक सॉल्ट्स जो हैं, तो ये भी वही करेंगे कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना बॉन्ड बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि इनकी वॉलेटिलिटीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएगी। जब आयनिक बॉन्ड हमने ऐड किया तो इनके वॉलेटिलिटी जो है वो चेंज होगी है मिक्सचर की, इन सच अ वे दैट कैन बी डिस्टिल, और फिर इस तरीके से जो है ना वॉलेटिलिटी में डिफरेंस आ गया, रिलेटिव वॉलेटिलिटी डिक्रीज कर गई, या जो है ना किसी की इंक्रीज, एक की इंक्रीज कर जाएगी एक की डिक्रीज कर जाएगी। जिसकी इंक्रीज कर जाएगी इट मींस कि वो ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर, तो जो ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास आगे फर्दर जो है ना मेथड्स हैं सेपरेशन करने के लिए एजियोट्रॉप मिक्सचर्स को। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि केमिकल इंजीनियर का काम है पेट्रोलियम रिफाइनरी। सब हमारा सबसे बड़ा जो मार्केट है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ना आपने क्रूड ऑयल जो लेना है रिफाइनरी में, जो क्रूड ऑयल होता है वो किस टाइप का परचेज करना है तो वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल टू परचेज क्रूड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टोटल एसिड नंबर। अब आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है कि बताओ जी कौन सी टाइप का क्रूड ऑयल जो है ना वो उसकी क्वालिटी हाई होती है। ये आपको एमसीक्यूज जो है ना क्वेश्चन उसमें आ सकता है, जो टेस्ट आप एंट्री टेस्ट देते हो। तो उसने बताया कि जितनी उसकी टैन वैल्यू कम होगी, जितनी टैन वैल्यू कम होगी उतनी हाई क्वालिटी का आपके पास वो क्रूड ऑयल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि टैन अगर लेस देन 0.5 होगा तो वो हाई क्वालिटी का होगा, और उसकी डेंसिटी भी कम होगी। वो डेंसिटी इसलिए कम होगी, ये बात भी नोट करने वाली है, समझने वाली है कि टैन वैल्यू जितनी कम होती है उस क्रूड ऑयल के अंदर ऑयल की कंटेंट्स, ऑयल की मिक्स जो कंपोजिशन है उतनी ज्यादा होती है। ऑयल जो है वो एज कम्पेयर टू, अच्छा होता क्या है क्रूड ऑयल में, हमें पता है कि इस क्रूड ऑयल के अंदर जो है ना गैसेस अब्जॉर्ब होती हैं लिक्विड के अंदर। दूसरा पार्ट है कि लिक्विड्स में मौजूद होते हैं कंपोनेंट्स। तीसरा है कि वैक्स होती है। ठीक है, अब जितनी टैन वैल्यूज अगर एक से ज्यादा होगी वो लो क्वालिटी का है, उसमें वैक्स की कंटेंट ज्यादा है, वैक्स सॉलिड फॉर्म में से आ जाती है इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जितना टैन वैल्यू कम होगी उसकी क्वालिटी उस क्रूड ऑयल की उतनी ज्यादा होगी, और उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। वो डेंसिटी कम क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ऑयल के कंटेंट्स उतने ज्यादा हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर टैन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसकी क्वालिटी लो है और डेंसिटी उसकी हाई है। वो हाई क्यों है? क्योंकि उसके अंदर
वैक्स के कंटेंट्स ज्यादा मौजूद हैं, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए हमारे पास इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब इसमें से अगर ऐसा मिक्सचर मौजूद हो, ऐसा क्रूड ऑयल हो जिसके अंदर वैक्स ज्यादा मौजूद है और ऑयल कम है, तो इसमें से आपको जो है ना सेपरेशन करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो वो कहता है टोटल एसिड नंबर जो है इट शुड बी लोअर, ताकि हम जो है ना रिड्यूस द सेपरेशन कॉस्ट। ऊपर सेकंड पॉइंट में मैंने इसीलिए ये बात लिखी थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने जो है ना सेपरेशन कॉस्ट को कम करना है, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे बेसिक रीजन आपकी, या आपके पास सबसे बेसिक मुद्दा जो है ना, आपको पता होना चाहिए यार हमने ना किस कंट्री से क्रूड ऑयल लेना है। उस कंट्री से लेना है जिसके टैन वैल्यू जो है ना वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमें लगनी है, ठीक है। कुवैत से आ रहा है, सऊदीया से आ रहा है, एक की जो है ना टैन वैल्यू ज्यादा है, एक की टैन वैल्यू कम है। तो आपने सेपरेशन, हमने पढ़ा था कि सेपरेशन कॉस्ट ज्यादा पूरे प्रोसेस की में 40 to 70% जो है वो सेपरेशन कॉस्ट होती है। एक्सक्यूज मी सर। सर जी 10 वैल्यू के बताइएगा, है क्या ये असल में? हाँ 10 वैल्यू के बताइएगा सर, क्या है ये? मैं टैन वैल्यू ये बता रहा हूँ कि टोटल एसिड नंबर। टोटल एसिड नंबर जो है वो ये है कि आपके पास, अच्छा टोटल एसिड नंबर होता क्या है कि कितने अमाउंट ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल सैंपल। टैन एसिड नंबर, टोटल जो है एसिड नंबर वो क्या है कि कितनी ग्राम मिलीग्राम ऑफ KOH यानी कि बेस हमें रिक्वायर्ड है कि वो हमारे 1 ग्राम ऑफ अगर हम ऑयल लें तो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉसिबल है कि उसके अंदर एसिड भी मौजूद हो, तो इसीलिए उसको एसिड नंबर कहा कि बेस इस्तेमाल किया है किसको, सैंपल के अंदर अगर एसिड मौजूद है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक हो गया। तो ये था ओके सर, थैंक यू। टोटल और एसिड नंबर। अब वो कहता है कि आपने क्रूड ऑयल को उसको चूज करना है जिसकी टैन वैल्यू लोएस्ट हो। क्यों? ताकि वो उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा है, उसकी डेंसिटी लो है और वो हाई क्वालिटी का मानी जाता है। अब जब ऑयल है तो इट मीन्स कि वहां पे जो है ना आपकी सेपरेशन कॉस्ट जो है वो कम लगेगी, आपको हीट कम करना पड़ेगा और आपके जो है ना कंपोनेंट्स वो सेपरेट हो जाए। अब समझ आई? ओके सर, क्लियर है। सर ये टैन नंबर जो है ये ऑक्टेन नंबर के बाद की कहानी है? नहीं, ये पहले की बात कहानी। मतलब पहले टैन नंबर चेक होता है, उसके बाद ऑक्टेन नंबर मेंटेन जी किया जाता है। बिल्कुल। सर वो पीछे जी। गुजर के गई है एक डिस्टिलेशन जिसमें हम किसके जरिए से डिस्टिलेशन करते थे? एज योर टॉपिक। नहीं, इससे पिछली सर जो थी स्टीम के जरिए जो हम करते थे। मैं ये कह रहा था वैक्यूम स्टीम के जरिए जो हम स्टीम के जरिए जो डिस्टिलेशन थी उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है या इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है? इनडायरेक्ट, मैंने डिस्टिलेशन में बताया था कि स्टीम जो है ना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो आपने अगले वाले में बताया था स्टीम से अगले वाले जो हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था वैक्यूम। उसमें आपने कहा कि इसलिए हम ये यूज करते हैं कि मतलब आग ना लग जाए या इस तरह का। जब तो वो तो स्टीम के जरिए भी तो हो सकता है ना, मतलब स्टीम के जरिए यूज वो किया जा सकता है उसी चीज को। देखो, आप एक चीज को डायरेक्ट हीट कर रहे हो। अब मैं एग्जांपल, डेली लाइफ की एग्जांपल, आपने चूल्हे पे आग लगाई और अपना हाथ सामने रख दिया, डैमेज होगा हाथ? होगा। बिल्कुल सर। स्टीम, आपने स्टीम जो है ना एक पाइप में से गुजर रही है, ठीक है, आपने उसको पकड़ लिया। जैसे हम गर्मी जो है ना उसमें सर्दियों में चाय का कप पकड़ लेते, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है ना, तो आपको उतनी हीट फील जी सर। नहीं होती। क्या आपका हाथ उतना जल नहीं रहा जितना आप जो है उस टेम्परेचर फर्क के पड़ेगा सर, फर्क उसमें, ठीक है, फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए उसको स्टीम यूज करते हैं कि जहां पे हाई टेम्परेचर पे आपके कंपोनेंट्स बर्न कर जाए, तो वहां हम डायरेक्ट हीट नहीं देंगे, हम उस मिक्सचर को डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे,
उसको हम इनडायरेक्टली हीट करेंगे, और वो इनडायरेक्टली हीट जो है वो स्टीम के थ्रू करेंगे। क्लियर? सर स्टीम वाला क्लियर था, मैं ये कह रहा था कि एक आपने वैक्यूम डिस्टिलेशन का बताया उसके मेथड, बाद। हाँ एक मेथड पढ़ाया था जिसमें आपने ये कहा था कि हम ये मेथड इसलिए यूज करते हैं कि आग ना लगे उस ऑयल को या उस चीज को। वो स्टीम तो का ही बताया उसके ना। लिए तो हम स्टीम भी तो यूज कर सकते हैं ना मतलब। तो बेटा वो स्टीम के लिए ही बताया, वो स्टीम ही बताया कि हाई सेंसिटिव टेम्परेचर कंपोनेंट्स जो है, जो जिनको आग लगने का खतरा होता है, उसको हम स्टीम के थ्रू यूज करते हैं। फिर दूसरी बात मैंने ये बताई अगली, कि अगर आपके कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 400-500 डिग्री सेल्सियस, उसको आपको अचीव करने के लिए उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो बेहतर नहीं है कि उस सिस्टम का हम प्रेशर रिड्यूस कर प्रेशर रिड्यूस करने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है ना वो रिड्यूस हो जाए, जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम वो वैक्यूम यूज करते थे। अब आपको चूज करना है कि आपका कंपोनेंट्स जो है वो हीट सेंसिटिव है, या आपके कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, या आपके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, या आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स के दरमियान बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है, रेंज जो है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है तो सिंपल कर लोगे, अगर कम रेंज है बॉइलिंग पॉइंट की सिस्टम की, देन आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लोगे। अगर हीट सेंसिटिव है तो आप जो है ना स्टीम डिस्टिलेशन इस्तेमाल कर लोगे। और अगर आपके पास हाई टेम्परेचर्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है, देन आप वैक्यूम डिस्टिलेशन कर लोगे। और अगर आपका मिक्सचर जो है वो एजियोट्रॉप मिक्सचर बना रहा है कि ए और बी आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, और वो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। तो उस सिस्टम में से आप कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए या एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन लगाते हो या रिएक्टिव डिस्टिलेशन लगाओगे। ठीक है, या कोई आयनिक लिक्विड इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आयनिक लिक्विड में आप जो है ना कोई आयनिक सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरे केमिकल एजेंट में कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल हो जो डायरेक्टली बॉन्ड बना दे आपके ए कंपोनेंट के साथ, और या फिर आप जो है ना सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर हम क्वेश्चन आपको दूं कि जी बताओ कि किन बेसिस के ऊपर जो है ना आप डिस्टिलेशन, एक मिक्सचर है ए और बी, ठीक है, उन उनमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो ए और बी कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना है, तो वो किस बेसिस पे हम जो है ना सेपरेट करेंगे, और उसमें कौन सी टाइप की डिस्टिलेशन इस्तेमाल होगी। इसका आंसर दे सकते हो? सर सवाल दोबारा पूछिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि ए और बी मिक्सचर है आपके पास, ठीक है, उसमें आपने मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करना है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स में से। ठीक है, जी कौन सी बेसिस हैं जिन पे हम जो है ना ए और बी को सेपरेट कर सकते हैं, और उसके लिए कौन सी टाइप जो है ना डिस्टिलेशन की इस्तेमाल करेंगे। ए और बी में जी पॉसिबिलिटी क्या है कि उनके दरमियान वॉल्यूम डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, एक। दूसरी, उनके बॉइलिंग डिफरेंस रेंज जो है वो बहुत कम हो। तीसरी, वो हीट सेंसिटिव हो सकते हैं। चौथी, के उसके आप बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों कंपोनेंट्स के, ए के भी और बी के भी, एक का 450 है और एक का 550 है, तो क्या लगेगा। और चौथी जो है वो आपके नहीं, पांचवी पांच भी इफेक्टिव हो सकती एजियोट्रॉप, है। एजियोट्रॉप वाली। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इससे आंसर अब सब बच्चों को जो है ना क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बड़े डिटेल में आपको बताया कि किस तरह से जो है ना कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगी, और उसके उसके पीछे प्रॉब्लम क्या थी हमारी। ओके, बिल्कुल सर, नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल जो है सर। ना, जी जी, तो क्वेश्चन है किसी को? नहीं सर, ओके सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैंने कहा था क्रूड ऑयल की स्पेसिफिकेशन। हम एक कॉमन एग्जांपल हमारी जो है वो रिफाइनरी इंडस्ट्री है, उसमें हम जो है ना क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। सबसे पहले हमने क्रूड ऑयल वो परचेज करना है जिसके अंदर 10 वैल्यू लोएस्ट हो।
उस लोस्ट का फायदा ये होगा कि हम जब उसको लेके आएंगे, ठीक है, उसकी ऑक्टेन वैल्यू मेंटेन करेंगे कंपोजिशन, देन हमारी सेपरेशन कॉस्ट जो है ना कितनी लगी, जितना ज्यादा लो टैन वैल्यू होगी उतनी ज्यादा सेपरेशन कॉस्ट कम लगेगी, सेपरेशन कॉस्ट जो है उतनी कम लगे। ये इट शुड बी लोअर ताकि टू रिड्यूस द सेपरेशन कॉस्ट लिखी हुई है। और वो दो तरह से हो सकता है, या 10 की वैल्यू लेस देन 0.5 हो, ठीक है, तो वो हाई क्वालिटी का मानी जाता है और उसमें उसकी सेपरेशन कॉस्ट कम लगेगी, इसलिए उसको हाई क्वालिटी कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 10 वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि भाई 10 वैल्यू 8 है, तो बताओ जी ये इसमें सेपरेशन कॉस्ट कम लगेगी या ज्यादा लगेगी, और किस बेस पे ऑब्वियस बात है लगेगी, सर। ठीक है, किस बेस पे लगेगी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसमें वैक्स कंटेंट ज्यादा मौजूद है, ये लो क्वालिटी का है, तो उसको ऐसा क्रूड ऑयल जिसके वैक्स कंटेंट ज्यादा है, जिसमें उसको सेपरेट करने के लिए उसके वेपर्स, उसके कंपोनेंट्स को वेपराइज करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, इस उससे हीट ज्यादा देने से हमारे पास सेपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर इसको आपके पास जी कोई बोल रहा है? नहीं, ठीक है। अच्छा, टोटल ऑर्गेनिक नंबर जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हो कि आपने 1 ग्राम ऑयल लिया, उसको उसकी पीएच चेक की, ठीक है, टाइट्रेशन मेथड है, पोटेंशियल टाइट्रेशन मेथड, उसकी पीएच चेक की, उसकी पीएच जो है ना वो कह लो कि एसिडिक में है 4.5, ठीक है। कितने अमाउंट ऑफ केएच जो है ना उसके अंदर है मैं डिसॉल्व करता जाऊं कि उसकी पीएच न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। जितनी अमाउंट जो है उसके पास केओएच की ऐड होगी, वो उसकी जो है ना टोटल एसिड नंबर होगा। मैं कहता हूँ 0.5 ग्राम मिलीग्राम इस्तेमाल होती है, या 1 मिलीग्राम केओएच इस्तेमाल होता है, कि उसकी जो है ना पीएच न्यूट्रल हो गई है। ये भी क्लियर हो गया। ओके, देन हमारे पास जो है ना हम क्या करते हैं कि जी उसके अंदर जो क्रूड ऑयल में सॉल्ट्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, मतलब सल्फर कंटेंट्स को रिमूव कर दिया जी, ठीक है। देन क्रूड ऑयल को हम जो है ना भेज दिया जाता है फर्नेस के अंदर, जहां पे उसकी हीटिंग की जाती है। वो हीटिंग जो है ना रिक्वायर्ड होती है टू रिड्यूस द ड्यूटी ऑफ रीबॉयलर। रीबॉयलर भी एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि आपके मिक्सचर को हीट करता है, और ये कहाँ पे लगा होता है, ये आपके चेम्बर के बॉटम में लगा हुआ होता है, ठीक है। ये आपके पास जो है ना एक डिस्टिलेशन कॉलम है साइड पे, ठीक है। इसके जो जहां से हम फीड ऐड करते हैं, फीड से ऊपर वाले एरिया, अपर सेक्शन को जो है ना एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम भी कहते हैं। इसका एक और भी नाम है रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है। अब जब मैं अगर कहूँ कि जो है ना इसको रीड्रॉ करो, इसके थ्रू जो है ना आप इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रिंसिपल लिखो, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो वही है जो आपने मैट्रिक इंटर में पढ़ते आए हो, कि जो लेस मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, वो सबसे ऊपर से जाके सबसे पहले वेपराइज होंगे और सबसे टॉप पे जाएंगे और वहां से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम, अपर पार्ट जो है। निचला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम। अच्छा, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम इसको क्यों कह रहे हैं, नीचे सेक्शन में वो कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उस ज्यादा टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हीट ज्यादा करना पड़ेगा। रीबॉयलर की ड्यूटी जो है, वो ड्यूटी का मतलब ये है कि हीटिंग जो रेट है या एनर्जी जो है वो हम ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। तो इसलिए हम वहां क्या करते हैं कि निचले पोर्शन में जो है ना वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, ताकि जो निचले पार्ट में जो कंपोनेंट्स हैं, सेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं, वो लेस बॉइलिंग पॉइंट पे
जल्दी जो है ना वेपराइज हो और अपवर्ड मूव करें, और उसमें से जो है अपनी लाइन पे जो है वो यहाँ पे जो डिफरेंट लाइंस हैं, हर सेक्शन की एक लाइन है, हर कंपोनेंट के लिए एक सेपरेशन लाइन बनाई हुई है जहाँ पे कंडेंसेशन लगा हुआ होगा, कंडेंसर लगा होगा, वहां से आप कंडेंस करके उसको स्टोर कर लेंगे। कहता है कि अपर पार्ट में जो है ना बॉइलिंग पॉइंट एंड 10 इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे को आते हुए कंपोनेंट्स की सेपरेशन के जो डिफरेंस है या उसके जो बेस है उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है ना कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ इंक्रीज करता जाएगा और 10 वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सर ये क्यों? वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं नीचे, जबकि नीचे से जो है ना वो बॉयल होकर ऊपर भी जा रही है चीज, वैक्यूम वैक्यूम तो क्रिएट होता है सर जिस तरह बंद चीज हो कोई। जी, यहाँ पे आप जो है ना वैक्यूम सकर्स लगा सकते, ठीक है, जो आपके पास ऐसे मतलब आपने कुछ थोड़ा वैक्यूम पोर्शन पंप जो सर। वेपर्स वाला लिक्विड और मिक्सचर का सॉरी लिक्विड और वेपर्स का मिक्सचर मौजूद है निचले पार्ट में, उसको आप सेपरेट कर लो एक लाइन से, प्रेशर रिड्यूस हो गया, उसको दोबारा रीबॉयलर में भेजो कंडेंस करके, वहां से दोबारा हीट होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल प्रेशर जो है ना निचले पार्ट में कम हो जाएगा इस तरह से। क्लियर हुआ एक ये दफा बात? ये दोबारा बताइएगा सर, ये हाँ चीज समझ नहीं आई। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि निचले पार्ट में प्रेशर अगर रिड्यूस करना है ना, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर जो है आपके पास निचले पोर्शन में ज्यादा है और उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो उसको रिड्यूस कर दो कि एक स्ट्रीम से जो है ना उस मिक्सचर को ही निकाल लो, उसके आगे लगा दो कंडेंसर, वो वहां पे कंडेंस होगा, उस कंडेंस के लिक्विड वाले को वापस रीबॉयलर में ले जाओ, जिस तरह वहां ऊपर से रिफ्लक्स करते हैं यहां से भी इसको रिफ्लक्स कर दो, सही सर, प्रेशर भी समझ आ गया। रिड्यूस हो गया, प्रेशर भी रिड्यूस हो गया, और रिफ्लक्स से वो वाली फीड थी या जो आपका पास वॉल्यूम था वो जाया नहीं हुआ, वो दोबारा रीबॉयलर में जो है ना हीट होगा और फिर वेपर्स बनेंगे और सेपरेशन हो जाएगी। ऊपर वाले पार्ट में कहता है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो हैं आर सेपरेटेड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया कि ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है ना वो सेपरेट होंगे ऊपर वाले पार्ट से, और ये मैं ठीक कर दूंगा जो है, एक सेकंड अभी कर देता हूँ। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स और यहाँ पे लेस वोलेटाइल है वो निचले पार्ट में से सेपरेट होंगे, ठीक है। और कहता है कि ऊपर जो वाले पार्ट्स होते हैं हमारे पास जो ज्यादा एक्सपेंसिव आपकी प्रोडक्ट है वो ऊपर वाले पोर्शन सेक्शन से सेपरेट होती है, और जो दूसरी जिनकी कॉस्ट कम होती है जैसे वैक्स हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, ये थोड़े सस्ते हैं, ठीक है, एज तो ये इनकी जो है ना सेपरेशन निचले पार्ट से होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, हाँ थक तो नहीं गए? सर थक गए। इतने दिन बाद लेक्चर ले रहे हो यार, ये 2-3 लेक्चर इकट्ठे ही ले लो। सर स्टेमिना नहीं है इतना। कोई बात नहीं, जो अगली 2-3 स्लाइड है ना वो समझ लो, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट कॉल कर लेंगे। सर 2-3 हो जाएंगी, ज्यादा नहीं। हाँ मतलब ये जो असल मुद्दा आने वाला है ना, अगर वो समझ नहीं आएगा ना तो आप डिस्टिलेशन कॉलम की जो कैलकुलेशन है वो नहीं निकलेंगे, वो मैं कल ही करवाऊंगा। ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ना ये मैं आज कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। कहता है ये वही बात के डिस्टिलेशन कॉलम है साइड पे, ठीक है, ये यहाँ से फीड आएगी, ये प्री हीटर है जो कि हम फर्नेस भी कह सकते हैं, ये फीड हमारे पास यहाँ पे ऐड हुई, फीड से ऊपर वाली जो पोर्शन होगा वो रेक्टिफाइंग
और निचला जो है इसका दूसरा नाम है जो स्ट्रिपिंग यूनिट या स्ट्रिपिंग सेक्शन। ठीक हो गया। और ऊपर से वेपर सेपरेट होंगे, कंडेंसर में से हम उसको कंडेंस करेंगे और कंडेंस करने के बाद कुछ पोर्शन रिफ्लक्स में चला जाएगा और कुछ पोर्शन जो है ना डिस्टिलेट हो जाएगा, जो स्टोर हो जाएगा ओवरहेड प्रोडक्ट के तौर पे। और बाकी जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे वो नीचे को मूव करेंगे, नीचे जाएंगे। ये लिक्विड पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉयल अप, ठीक है, ये यहाँ से जो है ना अपनी हीट ट्रांसफर करेंगे, फिर पार्शली रीबॉयल होंगे और वापस ऊपर को मूव कर जाएंगे। यहाँ पे नीचे ट्रे लगी हुई है, यहाँ से कलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बॉटम से हीट आ रही है, आप कोई भी हीट इस्तेमाल करते हो, स्टीम भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हो फर्नेस के थ्रू, ठीक है। और ये आपके पास आवाज आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा अच्छा, हमें आई थिंक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, पता नहीं। आवाज क्लियर है नेट तो सर। नहीं चला गया यार। हेलो, वाई आवाज आ रही है आपकी, स्लाइड शो नहीं हो रही। ओके आ रही है, ठीक है। और ये नीचे से दोबारा रीहीट होगा और वापस चला जाएगा। इस तरह फिर वेपर्स बनेंगे, कंडेंस होंगे और प्रोडक्ट आपके पास आता जाएगा। कहता है फीड एंटर होती है एट सम पॉइंट ऑफ द टॉवर, जो कि यहाँ पे स्लाइड्स नहीं आ ग्रीन, रही सर, स्लाइड्स। ठीक है। रीबॉयलर हीटेड अप द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉवर एंड द लिक्विड पार्शली वेपराइज होके ऊपर मूव करेगी। वेपर्स फ्लो अप अप थ्रू द ट्रेज एक्सक्यूज ऑफ मी सर जी। पाइपिंग, वेपर लीव एट द टॉप एंड एंटर इनटू अ ओवरहेड कंडेंसर। ये वही बातें हैं जो मैं आ चुका हूँ। ये जरा सर थोड़ा जी सा वॉइस, सर आपकी एक्सक्यूज मी स्लाइड शो नहीं हो सर। रही। जो है ना पेपर में लिख सकते। सर स्लाइड नहीं नजर आ रही। As part of the condensate is withdrawn as top product and rest is feed back into the column as reflux। जो बच्चे ने पूछा था रिफ्लक्स क्या है, कि रिफ्लक्स हमारे पास ये है कि हम उस फीड को मिसिंग हो गई है। हाँ, स्लाइड शो नहीं हो रही मुझे सर। लगा नेट चला गया था। हाँ ठीक है, नेट चला गया था। स्क्रीन शेयर हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई सर। ओके, अब हो गई। हो गई ना अब? नो सर। सर अभी नहीं हुई है। अब हो रही है। शो हो गई है सर। कहता है कि जो कंडेंसेट का पार्ट है, कुछ उसका टॉप प्रोडक्ट के तौर पे हम कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी की जो बचता है उसको हम वापस भेज देते हैं। जो फीडबैक वापस कॉलम में जा रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लक्स। ठीक फिर हो गायब गया? हो गई है। सर जी फिर गायब हो गई है। मुझे लग सर रहा है असल उसको में पता लग गया सर स्लाइड भी थक गई कि है। हाँ बच्चे थक गए हैं। स्लाइड खुद भी थक गई है सर। स्लाइड खुद थक गई है सर। मुसीबत है यार, 2-3 स्लाइडें रह गई हैं, ताकि बस सर कल ही पढ़ा लेंगे। सर ये तो 52 है सर। हाँ तो ये ये आज ही थोड़ी पढ़ानी है मैंने। सही सही सर बता दिया करें पहले कितनी पढ़ानी है। डर यार जाते हैं पहले बच्चे। 75 में से पहले लेक्चर में पढ़ाई थी वो। नो सर। आपका मोस्टली पार्ट जो है ना फाइनल में डिस्टिलेशन से आएगा। ओके सर डिस्टिलेशन ही दे दीजिएगा, मोस्टली क्या करना। सर जो बाहर नहीं, एहतजाज हो रहा है आप गए। एक क्वेश्चन और देना यार। पेनिट्रेशन थ्योरी और इंटर टू फिल्म थ्योरी क्या होती है? ठीक है, वो एंड पे पढ़ाऊंगा। पेनिट्रेशन और दूसरी कौन सी सर? टू फिल्म थ्योरी। ओके सर। पहले कोई मुश्किल पेपर आया था? नहीं सर आसान था सर।
आसान ही था, तभी तो रोला पा रहे हो कि ऑनलाइन लेवल एग्जाम, ताकि नकल लग जाए। सर जी आप शामिल हो ना एहतजाज में हमारी तरफ से। सही है यार। शेयर हो रही है कि नहीं? यस सर आ गई। हाँ हो गई। तो ये कहता है कि नीचे वाला पार्ट जो है ना बॉटम से वापस जाता है, हीटिंग होती है, वापस वेपर्स बनते हैं, अपवर्ड मूव कर देते हैं। यही बात इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा जो बताई है। ये भी एक एग्जांपल है, ये कि ये कॉलम है, इस तरह भी आप बना सकते हो। ऊपर वाला पार्ट रेक्टिफाइंग सेक्शन है, निचला स्ट्रिपिंग सेक्शन है, ये फीड फ्लो है कि इसमें ये यहाँ पे देखो जी अपवर्ड मूव कर रही हैं जो वेपर्स हैं वो y2। अच्छा एक और चीज सब बच्चों ने याद रखनी है कि जब मैं x और y की बात करूंगा ना, यहाँ पे y का मतलब ये है कि वेपर फेज में कंपोजिशन क्या है ए कंपोनेंट की, ठीक है। x का मतलब है उसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 2 लिखा होगा, y1 y2, ठीक है। y1 का मतलब है पहला कंपोनेंट वेपर फेज में, x1 का मतलब होगा कंपोनेंट फर्स्ट ही है। एथेनॉल और वाटर की एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एथेनॉल आपका मोर वोलेटाइल है, इसलिए इसको मैं 1 कहूंगा, या मैं ए कहूंगा और दूसरे को मैं बी कहूंगा, या मैं 1 और 2 कहूंगा, ठीक है। तो x का मतलब है कि x1 का मतलब है कि फर्स्ट कंपोनेंट की लिक्विड फेज में क्या कंपोजिशन है, क्या मोल फ्रैक्शन है। और y1 का मतलब है फर्स्ट वाले ही कंपोनेंट की वेपर में कितनी मोल फ्रैक्शन है, ठीक है भैया। तो ये आप लोगों ने याद रखना, कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगी। ये उसने एक चेंबर बनाया हुआ है, ये चेंबर है, इसमें देखो इसमें सारी की सारी फीड जो आ रही है ना, ये कंडेंसर से वापस रिफ्लक्स में जा रही, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर बी वाले में आ जाओ, अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रिसीव करनी है मुझे, तो ये यहाँ से कंडेंसर से कुछ पोर्शन इधर कलेक्टर में आ जाएगा। इसको हम फॉर एग्जांपल आप गैसोलीन को सेपरेट करें तो मैं कह दूंगा ये गैसोलीन चेंबर है, और बाकी की जो फीड बचेगी वो रिफ्लक्स में चली जाए, ठीक है। और निचला पार्ट वही है कि हीटिंग होगी, यहाँ से जो है ना वापस लिक्विड वाले ए कंपोनेंट लिक्विड फेज में था, वो वापस वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है और ऊपर जाता जा रहा है। इसी तरह बी वाला भी होगा, अगर 3 कंपोनेंट्स होंगे तो ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है, सी भी जा रहा है। ए सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, बी उससे कम वोलेटाइल है, सी उससे कम वोलेटाइल है। जो सबसे मोर वोलेटाइल है वो सबसे ऊपर वाली ट्रे में से सेपरेट होगा, ठीक है। दूसरा ये ऊपर जाएगा और जाता जाएगा, यहाँ पे जो है ना वो सेकंड स्टेज पे से होगा, और जो थर्ड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा वो तीसरी स्टेज पे, चौथी पे, पांचवी पे। तो इस तरह नंबर ऑफ स्टेजेस जो है ना आपके पास प्रोवाइड की जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं चेंबर के अंदर, जितने कंपोनेंट्स आपने सेपरेट करने हैं। ये भी वही इसको थोड़ा एक्सप्लेन और कर दिया कि यहाँ पे वो प्लेट्स लगी हुई है, ठीक है। ऊपर वाला रेक्टिफाइंग यूनिट, नीचे स्ट्रिपिंग, वेपर्स आ रहे हैं कॉलम के अंदर से ऊपर जा रहे हैं, कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर से कंडेंस होके यहाँ रिफ्लक्स ड्रम है, इसमें से कुछ पार्ट जो टॉप प्रोडक्ट के तौर पे चला जाएगा, और रिफ्लक्स ड्रम में से कुछ लिक्विड जो है रिफ्लक्स हो जाएगा, वापस जाएगा, फिर यहाँ पे गर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये लिक्विड आ गया, ये लिक्विड नीचे जाता जा रहा है, अब इसके साथ वेपर कंटेंट में भी आ रहे हैं, वेपर्स भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे, वो वहां पे भी हीट ट्रांसफर करेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें से दोबारा न्यू वेपर्स बन जाएंगे, और बाकी के जो नई इतनी हीट अचीव कर पाए कि वो वेपराइज हो जाए, वो नीचे रीबॉयलर में जाएंगे, और रीबॉयलर उसको दोबारा से हीट करेगा और वेपराइज कर देगा, ठीक है।
एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट सर बिटवीन। जी सर ये स्ट्रिपिंग जो है ये वैक्यूम को ही स्ट्रिपिंग कह रहा है। हाँ, वैक्यूम वाले पार्ट को ही स्ट्रिपिंग कह रहा है। ठीक हो गया। ठीक है सही। तो स्ट्रिपिंग, वैक्यूम का दूसरा नाम स्ट्रिपिंग कैसे रख दिया इसने? जी नेक्स्ट कहता है एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड वेपर अकर ऑन ईच ट्रे एंड पैकिंग। सर अरे ये वैक्यूम को स्ट्रिपिंग कैसे कह दिया इसने? स्ट्रिपिंग क्या थी याद हो? किसी चीज को सेपरेट करना, रिमूव करना, याद है? एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का दूसरा नाम, डिसऑर्प्शन का दूसरा नाम स्ट्रिपिंग था। तो जो चीज एड्सॉर्ब हुई है उसको वापस डिसॉर्ब कर लो, जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है उसको वापस रिड्यूस कर दो, इसलिए उसको स्ट्रिपिंग कह रहे हैं। क्लियर? सही सर, मैं यही पूछना चाह रहा था। हाँ ओके। क्या मैंने ये वाली बात जो मैं अभी बता रहा हूँ ये मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि जब रिफ्लक्शन नीचे को आएगा ना लिक्विड, तो ऊपर जाते हुए वेपर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होगा आपस में हर प्लेट के ऊपर। हर प्लेट पे रिफ्लक्स ड्रम लगा हुआ है कि ठीक है। तो हर प्लेट के ऊपर या पैकिंग सरफेस जो भी है उसके ऊपर लिक्विड और वेपर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ रहे हैं, जिससे क्या होगा वो दोबारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट अगर उसमें मौजूद है रिफ्लक्स में वो हीट अब्सॉर्ब करेगा और वेपराइज हो जाएगा। ठीक है। एंड कहता है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट मूव फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज, लिक्विड से अपवर्ड मूव करते हैं वेपर फेज की तरफ। लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो नीचे को मूव करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ लेस वोलेटाइल इंक्रीजेस इन द लिक्विड फेज। बिल्कुल ठीक है। जो लेकिन लेस सर वोलेटाइल है ये सर अपनी हीट जो ट्रांसफर कर रहा है तो इसकी ये तो खुद भी इसकी हीट कम हो जाएगी नहीं, ऊपर की तरफ फिर जाएगा मजीद वेपर। हाँ, वही तो बात है ना कि वो कितनी ही ट्रांसफर कर रहा है। इतनी ही ट्रांसफर कर दी है कि आपके पास जो अच्छा मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप कह रहे हो कि जो वेपर नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसा ही है, जी सर। उसके पास हीट है, वो जी क्या करेगा ऊपर से जो नीचे लिक्विड आ रहा है उसके किसी मॉलिक्यूल से साथ क्या करेगा कांटेक्ट, हीट ट्रांसफर, और वो वहीं पे कंडेंस हो गया। वो खुद कंडेंस हो जाएगा, दूसरे को हीट दे देगा। हाँ दूसरे अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट मौजूद है तो सर वो अगर फिर नीचे से वो अगर मोर कॉन्टिन्यूस। वोलेटाइल हाँ है, वो खुद हाँ अगर मोर वोलेटाइल है तो तब भी वो कंडेंस हो जाएगा। अगर उसने अपनी हीट दे दी ना जी तो वो कंडेंस हो गया वहीं पे। तो फिर अब ये क्या होता निकलेगा है किस एक तरह, ये तो मॉलिक्यूल नीचे तो ही नहीं जा रहेगा। रहा ना, जी जी हजारों मॉलिक्यूल वेपर्स बनकर जा रहे हैं, कुछ कांटेक्ट करेंगे कुछ नहीं भी करेंगे। ठीक हो गया सर, समझ गया। जो जो कांटेक्ट नहीं कर रहे वो ऊपर पहुंच गए अपने ट्रे पे और वहां से कंडेंस हो जाएगा। जो आपस में कांटेक्ट में आके अपनी हीट ट्रांसफर कर। अच्छा हाँ, मजे की बात यह है कि वेपर जो बना है उसके पास सिर्फ उतनी हीट है कि जो जो उसको वेपर्स बनाने के लिए चाहिए थी, नहीं वो सुपर सैचुरेटेड है। उनके पास हम कंटिन्यूस हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर उसने 100 डिग्री का अचीव किया लेकिन टेम्परेचर हीट अभी मजीद एब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो हो सकता है कि वो 120 डिग्री सेल्सियस का लेके जा रहा है, हीट लेके जा रहा है, तो उसमें से 10 डिग्री उसने जो है ना जो ऊपर से नीचे आता है रिफ्लक्स उसको दे दी। ठीक है। अब रिफ्लक्स बिल्कुल ये नहीं है कि रिफ्लक्स ठंडा ही होता है, हो सकता है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे हो। अगर हम जितनी ज्यादा कंडेंसेशन करेंगे वहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी, वहां पे एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो इसलिए इतनी इतनी भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रखना कि हमें वहां पे जो है, ठंडा कर दिया वापस लेके आओ फिर उतनी हीट दो। आपने अपने सिस्टम को क्या करना है, इकोनोमाइज भी करना है, ऑप्टिमाइज भी करना है। किस टेम्परेचर पे कंडेंसर को ऑपरेट करवाना है कि उसका रिफ्लक्स रेशो जो रिफ्लक्स स्ट्रीम है
उसका प्रेशर टेम्परेचर सॉरी इतना कम भी ना चला जाए कि हमारी रीबॉयलर की ड्यूटी इंक्रीज कर जाए। क्लियर हो रही है बातें? यस सर। ठीक है, तो कहता है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स नीचे आ जाते हैं, जो कंसंट्रेशन जो है ना लेस वोलेटाइल की नीचे बॉटम में जो लिक्विड फेज में उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि अभी वो वेपराइज ही नहीं हुआ है, अभी उनका बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ। फिर कहता है डिस्टिलेशन अ हाई डिग्री सेपरेशन ऑफ द मोर वोलेटाइल फ्रॉम लेस इज अचीव्ड। डिस्टिलेशन में जो है ना बड़ी हायर एफिशिएंसी जो है ना वो हमके पास अचीव की जा सकती है। ठीक है, टॉप प्रोडक्ट इज रिच इन मोर वोलेटाइल एंड बॉटम प्रोडक्ट इज रिच इन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ये यहाँ पे लिखे भी हुई है तस्वीर के अंदर। ठीक हो गया। कहता है कि डिस्टिलेशन इज एन इक्विलिब्रियम स्टेज इन ऑर्डर टू सॉल्व। हाँ, अब अगली बात है कि जब आप डिस्टिलेशन हो रही होती है ना, वो डिस्टिलेशन कैसे हो रही होती है, उसमें इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, तो उसके लिए एक डायग्राम है, वो उसको हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम, या उसका एक और भी नाम है TXY डायग्राम। ठीक है, अभी जस्ट उसका डेमो ले लो, कल इंशाल्लाह उसको जो है ना डिस्कस करेंगे। कहता है इन ऑर्डर टू सॉल्व इक्विलिब्रियम स्टेज प्रॉब्लम्स, कि हमें इक्विलिब्रियम स्टेज प्रॉब्लम करने के लिए कितनी स्टेजेस रिक्वायर्ड है। द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम जिसको वी एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एसेंशियल। ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ठीक है, कितने बॉइलिंग पॉइंट हमें अचीव करना है कि हम सेपरेशन हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स टू फेजेस में, वेपर फेज में कितना जा रहा है कोई कंपोनेंट, और लिक्विड फेज में वो कितना रह गया है। हमने बताया डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मिक्सचर क्या हो, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने कहा था कि 60% आप एथेनॉल रखते हो, 40% वाटर है। ठीक है, और मैंने हीट कर दिया। एथेनॉल मोर वोलेटाइल है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना 78 डिग्री है, काम में जल्दी वेपराइज हो जाएगी। अब 60% में से मतलब 60 मॉलिक्यूल्स हैं, 20 मॉलिक्यूल चले गए, पीछे कितने बचे लिक्विड फेज में? 40 बचे हुए अभी। तो जो 40 बचे हैं वो उसकी एक्स है, एक्स एथेनॉल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन लिक्विड फेज। और जो ऊपर चली गई है वेपराइजिंग, वो वाई एथेनॉल बन जाए इन वेपर फेज। वाई का मतलब है वेपर फेज, एक्स का मतलब है लिक्विड फेज, और कंपोनेंट एक ही था जो मोर वोलेटाइल है। हम एक की ही बात कर रहे हैं कि वाटर में से और एथेनॉल में से आप एथेनॉल को वेपराइज करवा रहे हो बस। ठीक है, कहते हैं thus when two phases are in equilibrium, जब दोनों फेजेस के दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कब आएगा? जब उनके दरमियान जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो नहीं कहेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है। तो VLE डेटा एनेबल्स अस टू रिलेट, तो उस पॉइंट पे VLE इक्विलिब्रियम जो है, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ग्राफ जो है, वो हमें बताएगा कि ए कंपोनेंट वेपर फेज में कितना है, ए कंपोनेंट लिक्विड फेज में कितना, यानी कि उसकी कंपोजिशन बता रहा है। कहते हैं टू रिलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज टू द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं नो सर। देखो ये आपकी जो है ना वो इक्विलिब्रियम डायग्राम है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम डायग्राम है। ये नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाली लाइन जो दो कर्व्स है, इनके दरमियान में कोई पॉइंट होगा जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो। ठीक है, अब यहां पे ये देखो, ये समझो कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये समझो कि आपके पास इस टाइम
टेम्परेचर इतना है, ठीक है, सिस्टम को आपने हीट किया इस टेम्परेचर तक, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन क्रिएट करते हैं जो अपर लाइन को या अपर कर्व को और लोअर कर्व को जहां टच करती है ना, अपर कर्व जो है वो आपके पास y की कंपोजिशन बता देती है, और जो जहां पे लोअर कर्व को टच करेगी वो आपकी x की वैल्यू देनी है, लिक्विड फेज में वो कंपोनेंट कितना है, ठीक है। ये कल इंशाल्लाह डिटेल में इसको जो है ना एक्सप्लेन करूंगा। ये आप देख भी सकते हो कि ये मैंने खुद ड्रॉ की है ताकि ये आपको ना क्लियर समझ आए, कुछ चीजें मैंने खुद भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कल करेंगे। ये हो गया। हाँ, कहता है अवर इन फेजेस विल बी मेनली ऑन बाइनरी मिक्सचर्स भी होंगे, जहां पे इक्विलिब्रियम डाटा में बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आ सकता है, थर्मोडायनामिक्स कैलकुलेशन के थ्रू भी है, या पब्लिश सोर्सेज से भी आ सकता है। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई कंपोनेंट कब जो है ना सेपरेशन होगी और इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर एक कंपोनेंट कितना वेपर फेज में मौजूद है उस टाइम और कितना लिक्विड फेज में मौजूद है, ठीक हो गया। तो इसको हम जो है ना सॉल्व करते हैं या स्टडी करते हैं टी एक्स वाई ग्राम, पी एक्स वाई डायग्राम, एक्स वाई डायग्राम्स और एच एक्स, ये टेम्परेचर की बेस के ऊपर का टेम्परेचर चेंज करो और एक्स और वाई कैलकुलेट कर लो। दूसरा, अच्छा जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और प्रेशर डिफरेंट, पार्शियल प्रेशर को कम कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो तो एक्स और वाई की कंपोजिशन निकालेगी सॉल्यूशन में। और वो एक्स वाई डायग्राम से किस तरह से आप ड्रॉ करके एक्स और वाई की वैल्यूज जो है ना कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिर निचला है एंथैल्पी, एंथैल्पी की बेस के ऊपर भी जो है ना एक्स वाई मेजर की जा सकती है। फिलहाल हम ऊपर वाली दो बात करेंगे कल, और नेक्स्ट वाली जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए जो है ना इतना ही काफी है, ठीक है। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह खैर। सर अटेंडेंस अटेंडेंस अपनी लगा लिए? जो है ना उस पे मैसेज करते जो है ना मैं वो रिकॉर्डिंग में से देख लूंगा। रिकॉर्डिंग सारी अपलोड कर दी थी कहीं पे। कर देंगे यार। सर नाउ वी कैन लीव। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके, कल भी इंशाल्लाह इसी टाइम पे सेम टाइम पे। सर 1 बजे ना रखें सर, नमाज आज भी हाँ, नहीं पढ़ी 1:40 थी। पे। 1:40 पे कर दें। तो ओके, सीआर से देख लीजिएगा कोई लेक्चर ना हो दरमियान में। ठीक है। अटेंडेंस होती जा रही है तो जाते जाओ। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी क्या लेने जाना। जो बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था इसका कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? यार पता नहीं, मैं गया ही नहीं, मेरी तो मीटिंग थी एक, उसके बाद आपकी क्लास थी। सर कोई रिव्यू आप तक पहुंचे तो बताइएगा सर। आपके रिसोर्सेज हमसे ज्यादा है यार। सर हम लेक्चर सुन रहे हैं माशाल्लाह सर, साथ साथ खा पी भी रहे हैं।
बस यार इतना दोनों बोल के और भूख लगी आती है, ठंडा हो रहा था असल में ना। सही है माशाल्लाह सर। सर पेपर ऑनलाइन होने चाहिए कि नहीं? अच्छा इसका चलो, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। सबकी अटेंडेंस हो गई है ना? हेलो, आवाज आ रही है?